हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। कल पिछले वीडियो में हमने बात किया था IUCN के रेड लिस्ट में भारत के कौन कौन से जंतु प्रमुखतः शामिल हैं जो संकटग्रस्त की श्रेणी में हैं और हाल फिलहाल में चर्चा में हैं। आपको बताए थे कि IUCN के जो रेड लिस्ट है उसमें भारत की कम से कम लगभग 7300 प्रजातियाँ शामिल है, लेकिन आपको मैंने बताया था कि ये सभी इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। उनमें कुछ प्रजातियां जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिससे आपको जानना ज़रूरी है। तो उसके संदर्भ में हमने बात किया था कि कुछ को IUCN ने कैटेगराइज किया है, कुछ वैसे भी प्रजाति भारत में हैं और भी जिसे IUCN संज्ञान में नहीं लिया है, यानी उसको जो संकटग्रस्त वाकई में है लेकिन IUCN की रेड लिस्ट में शामिल नहीं है। जैसे हम कह रहे हैं ग्रेट हॉर्नबिल, तो ये जो है भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उसके द्वारा, उस भारत सरकार के उस मंत्रालय द्वारा यानी भारत सरकार द्वारा कह सकते हैं हम, इन प्रजातियों को अलग से चिन्हित किया गया है कि ये भी संकटग्रस्त हैं। इनकी संख्या में भी काफ़ी तेज़ी से गिरावट आ रही है। तो उसी संदर्भ में हम कुछ उन जीवों के, कुछ उन प्रजातियों के बारे में भी बात किए थे जिन्हें भारत सरकार ने चिन्हित किया है। तो उसमें एक हम बात किए थे ग्रेट हॉर्नबिल के बारे में। ये ग्रेट हॉर्नबिल जो है ये भारत के पश्चिमी घाट, हिमालय की तराई क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में पाया जाता है। यह केरल का जो है राज्य पक्षी भी है ना। इसका अवैध शिकार होने के कारण और भी कई कारण है, पॉल्यूशन वगैरह, उसके कारण इसकी संख्या में काफ़ी तेज़ी से गिरावट आ रहा है। तो इसे आपको ये ध्यान रखना है कि ये IUCN की रेड लिस्ट में नहीं है लेकिन संकटग्रस्त है और भारत सरकार द्वारा एक तरह से मैसेज दिया जा रहा है IUCN को कि इसको भी आप उसमें शामिल कीजिए। इसके अलावा हम बात किए थे खराई ऊँट के बारे में। ये खराई ऊँट जो होते हैं एक जो कच्छ का क्षेत्र है गुजरात में, उस क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जो ऊँट होते हैं वो मैंग्रोव एवं अन्य जलीय पादप जो हैं उसको खाते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंग्रोव जो है इन्हीं क्षेत्रों में एक वनस्पति का नाम है मैंग्रोव, है कि नहीं, और अन्य जो पादप वनस्पतियां हैं उनको ये खाते हैं। इसकी विशेषता ये समझिए कि ये काफ़ी समुद्र में जो है काफ़ी गहराई तक ये ऊँट तैर सकते हैं, तैरते हुए चले जाते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। ऐसे आप लोग जानते होंगे हमेशा कि इस रूप में कि ऊँट जो है रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन इसकी एक खराई ऊँट की कुछ अलग विशेषता है। तो इसके बारे में भी हम बात किए थे और ये भी जो है संकटग्रस्त की श्रेणी में है। भारत सरकार ने इसे भी संकटग्रस्त के रूप में चिन्हित किया है लेकिन इसे IUCN के रेड लिस्ट में शामिल अभी तक नहीं किया गया है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात किए थे निकोबार मेगापोड के बारे में। ये निकोबार मेगापोड जो है निकोबार द्वीप समूह पर ही पाया जाता है, एक पक्षी है ये। और इस सबसे बड़ी बात है कि ये जो सुनामी वगैरह आया करता है हमेशा, हाँ, समुद्री क्षेत्रों में, तो उससे सर्वाधिक इसका विनाश हुआ है, उससे ज़्यादा प्रभावित है। और इसके अलावा अवैध इसका शिकार भी बढ़ा है, इस कारण ये जो है संकटग्रस्त की श्रेणी में आ गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये भारत सरकार द्वारा जो चिन्हित संकटग्रस्त की श्रेणी में इसको रखा गया है लेकिन इसे IUCN ने अपने रेड लिस्ट में इसे जगह नहीं दिया है अभी तक। इसके अलावा हम बात करें कश्मीरी स्टैग की, या इसी को हंगुल बोलते भी हैं, है ना। तो ये जो है कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में मुख्यतः पाया जाता है। आपको ये बताए थे इसके बारे में कि ये जो हंगुल है ये कश्मीर के जो दाची ग्राम राष्ट्रीय पार्क है इसमें इसको संरक्षण प्रदान किया गया है, उसमें इसको संरक्षण प्रदान किया गया है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये भी वही कॉमन चीज़ है कि ये भी संकटग्रस्त की श्रेणी में है लेकिन इसको IUCN अपने रेड लिस्ट में जगह नहीं दिया है, उसे अभी शामिल नहीं किया है। तो ये चीज़ भी आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें ट्रंक टर्टॉइज, ये भी वही बात है। ये भी आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि जो कछुआ होते हैं वो सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं, वो रेतीले भाग, यानी कहने का मतलब जो समुद्र के किनारे वाला पार्ट होता है, जो रेतीला पार्ट होता है, उसी में पाए जाते हैं।
और उसका काफ़ी तेज़ी से किसी भी प्रकार के कछुआ का हम कहेंगे, ये तो कछुआ का प्रकार है एक ट्रंक टर्टवाइज, किसी भी प्रकार के कछुआ का संख्या में काफ़ी तेज़ी से संख्या कम होने का कारण बहुत बड़ा है कि मानवीय हस्तक्षेप। मानवीय हस्तक्षेप का मतलब हम पर्यटन की दृष्टि से, पर्यटन के लिए हम उन जगह का सिलेक्शन करते हैं जो समुद्र के किनारे रेतीले स्थान हैं। और वहाँ पे जैसे ही मानव का एंट्री होता है और वो जो रेतीले स्थान है इसके प्रजनन के लिए सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट जगह है ना, वहाँ पे अपना अंडा देते हैं और अपना जो है प्रजनन को ग्रोथ करते हैं। तो इस स्थिति में इसकी संख्या में जो है काफ़ी तेज़ी से कमी आ रही है। इसके अलावा इसका भी अवैध शिकार काफ़ी बड़े पैमाने पर आप लोग हमेशा न्यूज़पेपर वगैरह में सुनते होंगे कि कछुआ जो है इतना 100 कछुआ पकड़ाया, कहीं 200 कछुआ पकड़ाया। तो इसका औषधीय यूज के लिए इसको भी जो है एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है ना। तो ये भी एक कारण है कि इसका अवैध शिकार काफ़ी तेज़ी से हुआ है, जिस कारण ये जो है संकटग्रस्त की श्रेणी में आ गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे भी IUCN के रेड लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसे भारत सरकार ने संकटग्रस्त घोषित कर रखा है। इसके अलावा हम बात करेंगे ये जो है लेदर बैक कछुआ, उसका भी वही हाल है। ये भी जो है IUCN के रेड लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन भारत सरकार द्वारा इसे संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। अब हम बात करते हैं नीलगिरी तहर की। ये नीलगिरी तहर जो है आपको पता होगा, नीलगिरी के नाम से पता आपको विजुअलाइज होना चाहिए कि नीलगिरी है कहाँ। नीलगिरी जो है इसका विस्तार तमिलनाडु, नीलगिरी पर्वत श्रेणी का जो हम अगर विस्तार करें है कि नहीं, तो इसका विस्तार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। अब यहाँ पे नीलगिरी तहर जो है कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी घाट के क्षेत्र में पाया जाता है। पश्चिमी घाट ध्यान विजुलाइज कीजिए कहाँ है मैप में, भारत का दक्षिणतम हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि IUCN का ये जो है रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंजर्ड के रूप में शामिल है, यानी कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में जो है ये शामिल है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात किए थे पिछले वीडियो में ही जंगली भैंसा के बारे में। ये भी जो है असम और MP के क्षेत्रों में पाया जाता है और ये भी जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में शामिल है, IUCN के रेड लिस्ट में शामिल है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ऐसे आपसे पूछा जाए अगर कि 4-5 जंतु के नाम बताइए जो IUCN के रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंजर्ड है ना, के लिस्ट में शामिल है, तो आप ध्यान रखिएगा। लाल पांडा, इसको बहुत बार आप नाम सुने भी होंगे। तो ये लाल पांडा जो है, ये लाल पांडा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है और ये जो है ये भी IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है। और रेड लिस्ट में किस रूप में शामिल है, तो क्रिटिकली इंजर्ड के रूप में शामिल है। क्रिटिकली इंजर्ड यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। इसको संरक्षण किया जा रहा है और संरक्षण की काफ़ी आवश्यकता है इसे। इसके अलावा फिर हम बात किए थे हिम तेंदुआ के बारे में, है ना। हिम तेंदुआ ये भी जो है IUCN के रेड लिस्ट में शामिल है ना। ये भी जो है क्रिटिकली इंजर्ड है, इंडेंजर्ड है, सॉरी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। इसके अलावा इसको आप पहचान रहे होंगे, मैकाक इसको बोलते हैं, लॉयन टेल्ड मैकाक। बोलचाल की भाषा में इसको ऐसे भी सिर्फ मैकाक भी बोलते हैं या वनडेरू भी इसको कहा जाता है। ये भी पश्चिमी घाट में ही पाया जाता है, पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसको बोला जाता है सिंह पुच्छिए बंदर। देखिए इसका जो आकार आगे से है ना, सिंह के जैसा लग रहा है। इसका जो आगे से जो फेस है वो सिंह के जैसा है, इसलिए इसको बोलता है सिंह पूछिए बंदर भी इसको बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसको बोला जाता है मैकाक। ये भी जो है IUCN के रेड लिस्ट में शामिल है ना। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कस्तूरी बिलाव के बारे में बात किए थे। कस्तूरी बिलाव ये भी जो है पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक जंतु है और इसे भी IUCN के रेड लिस्ट में शामिल किया गया है ना। इसे भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में शामिल है। इसके अलावा और भी हम बात किए थे बाघ के बारे में। वो भी जो है भारत का एक, भारत में नहीं, वो भारत के अन्य देशों में भी पाया जाता है, आसपास के देशों में पाया जाता है, जैसे भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल इत्यादि देशों में। लेकिन बाघ भी जो है वो क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में शामिल है। अब इसी प्रकार से अगर आपको किसी जीव के बारे में आप पढ़ते हैं जैव विविधता पढ़ने के अंतर्गत, तो आपको जीव विजुअलाइज नहीं हो पाता है कि वो कैसा होगा।
आप निस्संदेह गूगल कीजिए, गूगल पे उसका नाम टाइप कीजिए, उसका इमेज देखिए। उससे क्या होगा कि आपके अंदर जो है ना एक रुचि बढ़ेगा। आप जो है पढ़ाई के प्रति जो होता है ना कि आप कभी नाम से बोरिंग हो जाते होंगे, तो वो बोरिंग नहीं होगा और चीज़ें याद रहेगी, है कि नहीं। आपको वो चीज़ें याद रहेगी। और ये चीज़ एक चीज़ और दर्शाता है कि अगर आप चीज़ों इसे मान लीजिए इसे देख करके आप पहचान जाते हैं कि कस्तूरी विलाव है, तो इसका मतलब आपको एक सक्रियता को दर्शाता है कि आपके अंदर पर्यावरण के प्रति, वन और वन्य जीवों के प्रति कितना आप सक्रिय हैं, इन चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आप जो है वैसे वैसे जीवों को देख करके पहचान जाए, उसका फिगर देख करके पहचान जाए, है ना। और ये कहें कि ये IUCN के रेड लिस्ट में शामिल है, ये काफ़ी जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड में शामिल है, इसे संरक्षण की काफ़ी आवश्यकता है। और इस प्रकार से अगर आप 4 लोगों को ही बताया इस प्रकार से बात, तो कहीं ना कहीं आप एक तरह से एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं पर्यावरण के दृष्टि क्षेत्र में, है कि नहीं। आप 4 लोग को ही एक्टिव किए, सक्रिय किए कि देखिए इन जंतुओं का संरक्षण करना आवश्यक है हमें जो है। तो ये सब चीज़ें बातें जो है आप समझ भी पा रहे हों। अब आगे हम चलते हैं। अब आगे हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं जैव विविधता से संबंधित। इसका जैव विविधता का जो विश्व वितरण है, यानी कि विश्व में कहाँ जैव विविधता ज़्यादा पाया जाता है, इस पे बात करेंगे। एक बहुत ही ऐसे तो अगर इसको डिटेल से पढ़ा जाएगा तो ये तो बहुत लंबा टॉपिक होगा, लेकिन हमको सिर्फ विश्व के बारे में मोटा मोटी जानना है। उसके अलावा हमको पढ़ना है भारत में जैव विविधता की स्थिति को पढ़ना है डिटेल से। तो हम विश्व की जो जैव विविधता का वितरण है उसको हम काफ़ी शॉर्ट में पढ़ेंगे, है ना। सिर्फ ये जानने का प्रयास करेंगे कि किन क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक होती है। तो जैसा आइए इसे फिगर आप देख रहे होंगे, ये जो है आप देख रहे हैं, ये आपका 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा के जो आसपास का क्षेत्र होता है, आपको पता होना चाहिए कि इन क्षेत्रों में वर्षा का प्रभाव भी ज़्यादा होता है, तापमान का प्रभाव भी ज़्यादा होता है। तो जब ये सब जो दशाएं होगी, जब इसका प्रभाव ज़्यादा होगा तो इस क्षेत्र में जाहिर सी बात है पादप जो वनस्पतियां हैं वो अधिक मात्रा में होगी। तो जहाँ पे पादप ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, जीव जंतु भी पाए जाएंगे। एक चीज़ और कि जहाँ पे वर्षा का प्रभाव ज़्यादा होता है वहाँ पे मृदा निर्माण प्रक्रिया भी जो है काफ़ी अच्छी होती है, यानी तेज़ गति से होती है। तो उन क्षेत्रों में जो है मृदा भी काफ़ी पाया जाता है। जैसे आप लद्दाख का नाम सुने होंगे, तो लद्दाख में जो है क्या है, वहाँ वर्षा का प्रभाव काफ़ी कम होता है। जिस प्रकार से आप विजुअलाइज कीजिए, गए नहीं होंगे कभी वो अलग बात है, लेकिन कभी जाने का मौका मिले तो जाइए। लेकिन वहाँ जैसे जिस प्रकार से हम लोग के पास यानी कि बिहार यूपी के क्षेत्रों में जैसे मिट्टी का एक परत पाया जाता है कि नहीं, उस प्रकार का मिट्टी का परत वहाँ नहीं पाया जाता है। वहाँ जो है सड़कें भी कहने का मतलब पहाड़ पे ही बना हुआ है। मतलब वहाँ खेती करने के लिए इस प्रकार का जो अनुकूल स्थिति है वो नहीं पाया जाता है ना। मिट्टी इतना नहीं पाया जाता है। तो क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि वर्षा का प्रभाव कम होगा। हम कभी मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत डिटेल से बताएंगे कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है ना। तो वहाँ पे समझिएगा इस चीज़ को। लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि जहाँ पे वर्षा का प्रभाव अधिक होगा वहाँ पे मृदा निर्माण प्रक्रिया भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, तेज़ी से होगी। तो उस स्थिति में जब आपको टेम्परेचर मिल रहा है, बरसन मिल रहा है यानी वर्षा मिल रहा है और मृदा मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है उस क्षेत्र में क्या होगा, जो पादप प्रजातियां की सघनता है अधिक होगी। जब पादप होंगे तो निश्चित है कि उस वहाँ पे जीव जंतुओं का प्रभाव भी क्या होगा, अधिक होगा। तो जब पादप है, जीव जंतु है, तो उसी को तो हम जैव विविधता कहते हैं, है कि नहीं। जब ये सब चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है, जैव विविधता भी अधिक पाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कि 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा के 30 डिग्री नॉर्थ में और 30 डिग्री साउथ में ये जो क्षेत्र होते हैं ये क्या होते हैं, जैव विविधता से काफ़ी समृद्ध होते हैं। यहाँ पे जैव विविधता काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा इधर अगर जो शीतोष्ण क्षेत्र है या ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पे जैव विविधता का प्रभाव उस टाइप का नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ें भी जो है ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जैव विविधता का जो है स्तर अधिक होता है, आप पढ़ लिए।
अब यहाँ पे देखिए इसी चीज़ को हम लिख करके कैसे समझेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि अधिकांश प्रजातियाँ जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। देखिए ध्यान दीजिएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखीय क्षेत्र। इसका अगर हम क्षेत्र का ध्यान दें कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, तो ये 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ तक का जो क्षेत्र होगा वो इसमें शामिल है। इसके अलावा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री से नॉर्थ और 23.5 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री नॉर्थ है। इसको इस प्रकार से समझिए, मान लिया जाए कि ये 0 डिग्री है ना, ये जो है 23.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। तो ये क्षेत्र को क्या कहेंगे हम, इस क्षेत्र को कहेंगे उपोष्ण कटिबंधीय, है ना। तो इसी प्रकार से दक्षिणी ध्रुव में भी होगा। तो हम सीधा आपको ये यहाँ पे समझना है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ये जो है जैव विविधता से समृद्ध होते हैं। आपको जब हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहें तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इसका मतलब वो है विषुवत रेखीय क्षेत्र सॉरी। तो ये जो है विषुवत रेखीय क्षेत्र है। अब विषुवत रेखीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, तो आपको माइंड में विजुअलाइज हो जाना चाहिए कि विषुवत रेखीय क्षेत्र कह रहे हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कह रहे हैं, तो ये कहाँ, अगर हम इसको अंशांशीय रेखा के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो ये कहाँ पे पाया जाएगा। तो आपको ध्यान आना चाहिए कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच पाया जाएगा। और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री किधर, दोनों तरफ, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। उसी प्रकार से हम कहेंगे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो उपोष्ण कटिबंधीय का मतलब 23.5 डिग्री से 30 डिग्री किधर, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। तो ये हो गया अधिकांश प्रजातियां कहाँ पाई जाती है, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ इसका पर्यावास, यानी पर्यावास का मतलब वही आवास की बात की जा रही है, वो जो है अधिक पाया जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली एक सी बात ये है कि इसी क्षेत्र में विकासशील देश जो होते हैं वो, मतलब उसकी अवस्थिति इसी क्षेत्र में है। जैसे जो विकासशील देश हैं यानी विकास की अवस्था में भी हैं, उन देशों की अवस्थिति जो है मुख्यतः इन्हीं क्षेत्रों में है। और ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि लगभग सभी प्रजातियों का, जितना पादप प्रजातियों की बात करें या हम जंतु प्रजातियों की बात करें, तो उसका 55 से 70% जो है वो इसी भाग में संकेंद्रित है। ध्यान देने वाली बात है कि वो जो अभी हम बात किए, यानी कि 0 से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में ही 55 से 70% जो प्रजातियां हैं पादप के और जंतु के, वो सब जो है उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्रों में जैव विविधता का, इसीलिए जो है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्रों में जैव विविधता का स्तर उच्च पाया जाता है। इसमें समझने वाली बात एक चीज़ और ये है कि यह क्षेत्र जो है यानी कि 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, उस क्षेत्र का अगर हम पूरा विश्व के यानी कि पृथ्वी के क्षेत्रफल की तुलना करें तो मात्र जो है 6% आता है। वो क्षेत्रफल कितना है, 6%। लेकिन उस 6% भूभाग पर अगर हम जैव विविधता की बात करें या प्रजातियों का संकेंद्रण की बात करें तो वहाँ पे 55 से 70% प्रजातियाँ जो है संकेंद्रित है 6% भूभाग पर। तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब यह, इसका तात्पर्य निकला, इसका अर्थ निकला कि उस क्षेत्र में जो है जैव विविधता अधिक है ना। इसके अलावा फिर अब हम बात करें कि ये जो वैश्विक स्तर पर जैव विविधता का असमान वितरण पाया जाता है, उसका सर्वाधिक संकेंद्रण विषुवत रेखीय एवं उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ये तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं ऐसा, है ना। ये बातें जो है कि वैश्विक स्तर पर आप एक कंक्लूजन निकालें तो आप कह सकते हैं कि जैव विविधता का जो असमान वितरण पाया जाता है, यानी कि सभी जगह जैव विविधता समान रूप से नहीं पाया जाता है, और उसमें ये कह सकते हैं हम कि सर्वाधिक संकेंद्रण जो है वो कहाँ है, विषुवत रेखीय एवं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे ये आप मान लीजिए कि पर्वत है, ये जो है क्या है, पर्वत है। तो पर्वत है तो यहाँ पे इस स्थिति में धीरे धीरे जब हम ऊपर बढ़ेंगे तो क्या होगा,
टेम्परेचर मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे डिपेंड करेगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। जैसे हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ पे हिमालय के इस प्रकार के क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझना है कि यहाँ पे क्या है कि इस क्षेत्र में टेम्परेचर अनुकूल पाया जाता है, यानी कि जीव जंतु और पादपों के अनुकूल पाया जाता है। यानी एक निश्चित ऊंचाई तक जहाँ तापमान उच्च बना रहता है वहाँ क्या होता है कि जैव विविधता उच्च पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम और ऊपर चढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम हिमालय के माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं, सबसे ऊंची चोटी की बात करें, सबसे ऊपर की बात करें, तो वहाँ पे जैव विविधता नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम है। टेम्परेचर कम है तो जाहिर सी बात है उन क्षेत्रों में पहले तो वर्षा का प्रभाव नहीं होगा, मिट्टी का प्रभाव नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है उस क्षेत्र में जैव विविधता का प्रभाव भी काफ़ी कम होगा। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ये जो गिरिपदीय क्षेत्र होते हैं, आपको गिरिपदीय क्षेत्र, आप भारत का भूगोल अगर पढ़ रखे होंगे, इस वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं तो समझिएगा। तो गिरिपदीय क्षेत्र से जब धीरे धीरे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ ऊंचाई तक जाने पर आपको जैव विविधता काफ़ी बेहतर, यानी कि बहुत अच्छा मिलेगा, समृद्ध जैव विविधता मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम और ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पे जैव विविधता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और शिखर चोटी पे चले जाए तो जैव विविधता कम हो जाएगा। लेकिन इस क्षेत्र में क्या है, जैव विविधता उच्च पाया जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना है कि जैव विविधता ऊंचाई में वृद्धि के साथ एक निश्चित ऊंचाई तक बढ़ती है ना। इसके बाद ऊंचाई में वृद्धि होने पर इसमें कमी आती है। यानी कि आपको इस चीज़ को जो समझाया इसको हम लिख के भी समझ चुके हैं, है ना। इसके अलावा आप बात करें तो इसमें क्या क्या प्रभाव होता है किसका, तो तापमान, वर्षा, वायुदाब इत्यादि का, है ना, पर्यावरणीय कारक इसके लिए उत्तरदायी है। यानी कि जैव विविधता समृद्ध होगा या समृद्ध नहीं है तो उसके लिए कौन कौन से एक कारक जो है, कौन कौन है, तापमान है, वर्षा है, वायुदाब है ना। और इन सब चीज़ों से और भी चीज़ें रिलेट है, जैसे तापमान है तो वर्षा हो रहा है, वर्षा है तो मिट्टी का निर्माण हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है प्रक्रियाएं होते रहती है ना, जिस कारण जो है जैव विविधता का हम निर्धारण करते हैं कि कहाँ पे कम है और कहाँ पे अधिक है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ में और डिस्कस कर लेते हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। मेगा डाइवर्स कंट्री, यानी कि अत्यधिक जैव विविधता से युक्त देश, है ना, इसको समझना है थोड़ा। यानी कि विश्व में कौन कौन ऐसे देश हैं जिसे चिन्हित किया गया है कि यहाँ जैव विविधता काफ़ी उच्च पाया जाता है, और ये चिन्हित किसके द्वारा किया गया है, इसको आगे समझना है। UNWCMC, इसका मतलब क्या होता है, देखिए WCMC यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस प्रकार से समझिए, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर ऑफ द UN का मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो ये चीज़ें आप इसका फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस एक बार ध्यान से समझिएगा। वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, ये WCMC का मतलब हुआ वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर ऑफ UNEP का मतलब क्या कर सकते हैं, द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये चीज़ समझिएगा। इसकी अवधारणा जो है कब आई, ये 1988 से इस अवधारणा पर कार्य आरंभ किया गया। किस अवधारणा पर, कि अत्यधिक जैव विविधता से युक्त देश कौन कौन है, इसको चिन्हित किया जाए। और जाहिर सी बात इसको चिन्हित किया जाएगा तो जहाँ पे जैव विविधता अधिक है उसको संरक्षण के लिए फंड मुहैया कराया जाएगा, है कि नहीं। इसका उद्देश्य क्या था कि जैव विविधता को और संरक्षण को जो है उसको प्रभावी बनाया जाए, है ना। तो उसी उद्देश्य से इसका जो है शुरुआत किया गया। तो हर कोई देश चाहा इस स्थिति में कि ये जो मेगा डाइवर्स कंट्री का जो टैग है वो हमको भी लग जाए। उधर नेपाल कहा कह रहे थे इसमें तो हम पहला नंबर पाएंगे, क्योंकि हम तो एकदम हिमालय की गोद में हैं, है ना। हमारे के यहाँ तो जैव विविधता काफ़ी उच्च स्थिति में पाया जाता है। उधर थाईलैंड कहा, भूटान कहा, है ना। इधर पाकिस्तान भी दावा किया कि हमको भी चाहिए, हमारे के यहाँ कम जैव विविधता थोड़े ना है कि नहीं, हमारे के यहाँ भी सब कुछ है। तो इस प्रकार से जो है अब यहाँ पे एक प्रश्न उठा कि किसको शामिल किया जाए, किसको नहीं शामिल किया जाए, है ना। इसको कैसे प्रभावी बनाया जाए, इसको समझना है आपको। तो विश्व में शीर्ष जैव विविधता समृद्ध देशों का निर्धारण कर संरक्षण को प्रभावी बनाया जाए, ये उद्देश्य था इसका, है कि नहीं, कि जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए हम ये काम करें। लेकिन इसका
अब इस प्रकार से सब देश मांग किए कि हमको भी चाहिए, हम भी चाहिए, हमको भी मेगा डाइवर्स कंट्री घोषित किया जाए। तो इस स्थिति में चयन के लिए एक मापदंड बनाया गया, और वो मापदंड क्या था, वो जो है, इसको हम बारी बारी से मापदंड को देखते हैं क्या क्या उसके लिए मानक थे, और जो उन मानकों पे खरे उतरे उन्हीं देशों को इसमें शामिल किया गया। तो वो देश कौन कौन थे इनको समझना है आपको, और साथ ही उसके मानक क्या क्या थे। तो पहला उसका मानक ये था कि देश में विश्व के पादपों की कम से कम 5,000 प्रजातियाँ स्थानिक प्रजाति के रूप में अवश्य होनी चाहिए। यानी कि जिस देश को ये टैग मिलेगा उस देश में जो है 5,000 प्रजातियाँ स्थानिक प्रजाति के रूप में अवश्य होनी, किसकी, पादपों की। अब पादप की 5,000 प्रजातियाँ, स्थानीय प्रजातियाँ आप समझ गए होंगे कि वो जो है बेसिकली सिर्फ उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उस क्षेत्र का जो है वो स्थानिक प्रजाति कहलाता है। तो 5,000 प्रजातियाँ पाई जानी चाहिए। अब जुड़िए, ये क्राइटेरिया है, और आपसे अगर 5 पादप प्रजातियाँ का नाम पूछा जाए तो आप आम और शीशम प्रजातियाँ अटक जाइएगा। तो इसलिए आपको, अगर आप रियल में इन चीज़ों के ऊपर संवेदनशील हैं, पढ़ाई कर रहे हैं ढंग से, तो आपको 10-20 पादप का नाम एकदम हमेशा मुंह पे होना चाहिए, है ना। 10-20 वैसे जंतु का नाम होना चाहिए जो संकटग्रस्त की श्रेणी में है कि नहीं। आइए हम बात करते रहेंगे, आपको ये सब चीज़ों का हम रियलाइज़ करवाते रहेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आप ये सब चीज़ कर पाएंगे। तो हम आगे बात करते हैं कि एक तो एक क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा क्राइटेरिया है कि देश में उसकी सीमाओं के भीतर सागरीय पारिस्थितिक तंत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अब देखिए, जैसे ही क्राइटेरिया लगा, नेपाल बाहर हो गया। इस क्राइटेरिया से जो है नेपाल बाहर हो गया। कैसे बाहर हो गया? क्योंकि नेपाल जो है सागरीय पारिस्थितिक तंत्र के को जो है टच नहीं करता है, वहाँ पे समुद्र की स्थिति उससे नहीं है, तो इसलिए नेपाल इसे ऑटोमेटिक बाहर हो गया। तो ये एक क्राइटेरिया फिट किया गया। दूसरा क्राइटेरिया इसमें लगाया गया कि इसमें जंतु और आग कैसे रुकी, यानी कि इसमें हम इस पर बात कर चुके हैं, है ना, इन्वर्टेबल, यानी कि जिसमें रीढ़ नहीं पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी नहीं पाया जाता है, वैसे यानी जंतु और आग कैसे रुकी जीवों की स्थानिकता का स्तर उच्च हो, है ना। ये चीज़ एक तीसरा क्राइटेरिया ही फिट किया गया। चौथा ही रखा गया कि प्रजातीय विविधता का स्तर उच्च हो, यानी कि हर प्रकार के वहाँ जो है प्रजाति पाया जाता हो, है ना, वो जो है उच्च हो। इसके अलावा फिर एक क्राइटेरिया इसमें और रखा गया कि वहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र की विविधता उच्च हो। पारिस्थितिक तंत्र की विविधता का मतलब हम कहेंगे जलीय पारिस्थितिक तंत्र। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में भी हम बात किए हैं कि कई प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र जलीय पारिस्थितिक तंत्र में भी होता है। उसके अलावा मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, है ना, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र, घास पारिस्थितिक तंत्र, घास के मैदान टाइप का। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल वर्णन कर चुके हैं, और ये जो है क्राइटेरिया में रखा गया कि ये सब चीज़ें होना चाहिए। अब इन क्राइटेरिया को जो फॉल फिट बैठा, इस क्राइटेरिया पे जो देश फिट बैठा, उसको मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ के रूप में घोषित किया गया। तो आपको जानने के लिए ये बात इम्पोर्टेंट है कि UNEP WCMC के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर 17 मेगा डाइवर्स कंट्री का चयन किया गया, और 17 देश कौन कौन है उसको एक नज़र हम देख लेते हैं, है कि नहीं। और कोशिश कीजिए कि इसको हम विजुअलाइज रखें, है कि नहीं। उसको आप मैप में देखिएगा, ये सब नाम जो है आप हम बोल रहे हैं, तो आप एटलस निकालिए और मैप में देखिए इन देशों के, तो आपको ज़्यादा चीज़ें जो है समझ में आएगा, याद रहेगा ज़्यादा लंबे समय तक। तो ऑस्ट्रेलिया, इसको विजुअलाइज कर रहे होंगे आप, कहाँ पे है मैप में देखिए, अगर विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो। ब्राज़ील, चीन, कोलंबिया, कांगो गणराज्य, इक्वाडोर, भारत, ध्यान रखिएगा भारत इसमें शामिल है, भारत इन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मैक्सिको, पापुआ गिनी, पेरू, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, USA और वेनेजुएला, ये देश जो हैं मेगा डाइवर्स कंट्री के रूप में चयनित किए गए हैं, इन्हें घोषित किया गया है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब अगले वीडियो में हम भारत में जो जैव विविधता है और भारत में जैव विविधता का जो क्षेत्र है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, हम बहुत जल्द ही अगले वीडियो लेकर आएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को लिख करके बढ़िया से समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। हमारी कामना यही है कि आप मेहनत करें, कठिन जो है परिश्रम करें, आपका परिश्रम कहीं बेकार जाने वाला नहीं है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।